बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है तो कमेंट में बताइए, नहीं शुरू की है तो क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं ये कमेंट में बताइए। और क्या आपको डर लग रहा है एग्ज़ाम से? अगर लग रहा है तो भी बताइए, नहीं लग रहा है तो भी बताइए। आर यू रेडी फॉर योर एग्जाम्स? टेल मी इन कमेंट। आई एम मनाथ पांडे एंड आई वेलकम यू टू योर ओन चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा। इस वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जो क्लास 12 का नया MCQ बेस्ड एग्ज़ाम फॉर्मेट आया है, शॉर्ट ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, किन बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा, किन का नुकसान हो सकता है, और वास्तव में जो आपका मेन एग्ज़ाम था वो सही था या ये सही है, और क्या आपको इस एग्ज़ाम फॉर्मेट को डरना चाहिए, इससे डरना चाहिए, या वास्तव में ये आपके फेस करने लायक है, आपको इसे फेस करना चाहिए। बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, चूंकि बच्चों आप हमारे फॉलोअर रहे हैं, हम पर विश्वास करते हैं, हम पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो शुरू कर दो बच्चों। एग्ज़ाम कैंसिल हो ना हो, ये पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी। अगर कैंसिल नहीं होता है तो ये बूस्ट करेगा आपके कॉन्फिडेंस को और अंततोगत्वा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और इसी की उम्मीद भी है। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं आपके MCQ बेस्ड न्यू एग्ज़ाम फॉर्मेट की एनालिसिस और समझते हैं क्या है इसके फ़ायदे और क्या है इसके नुकसान। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि अरे सर, अभी तक तो हमने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी की, नया फॉर्मेट बना दिया इन लोगों ने, हम लोगों की वैसे भी नहीं समझ रहे हैं। एक तो कोरोना में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, दूसरा पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया। अब बताओ, रातों रात तो हम स्विच हो नहीं सकते। हमारे स्कूल में भी हमको सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ाया गया, डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करवाई गई, हमने उसी की तैयारी की। ऑब्जेक्टिव पेपर हम कैसे देंगे? हमने तो उसकी तैयारी ही नहीं की है। बहुत सारे बच्चों के कंप्लेंट्स हैं और हो सकता है आपके भी कंप्लेन हो। अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन था कि सर कैसे तैयारी करेंगे? और मेरे मन में भी ये बात थी और मैंने भी इस पर कई सारे लोगों से बात की, और बात करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बच्चों डरो मत, इस बार इस एग्ज़ाम से आपको फ़ायदा होने वाला है। कौन सा फ़ायदा होगा वो मैं आपको समझाऊँगा। फ़ायदा खास करके उन बच्चों का ज़्यादा होगा, समझ लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, उन बच्चों का ज़्यादा होगा जो पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं, या जिन्होंने इस बीते समय में 2-3 महीने में पढ़ाई ढंग से नहीं की है और उनका कॉन्फिडेंस नीचे चला गया है। उनको डर लग रहा है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा एग्ज़ाम बेकार ना चला जाए। क्योंकि भाई उम्मीद तो ऐसी हो गई थी कि एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने उम्मीद दे दी थी, और उम्मीद थी भी भाई, परिस्थितियां भी ऐसी थीं। लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो अब क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट भी अगर उनको अलाउ कर देगी तो एग्ज़ाम वो करवा लेंगे। तो अब डर तो लगना स्वाभाविक है कि हमने पढ़ाई की नहीं, अब ऐसा ना हो हम फेल हो जाएं। तो देखो, जब भी हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो हम उसका समाधान निकालते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने इस पर डिस्कस किया बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से, तो उन्होंने जो बताया, देखो इसमें आपका फ़ायदा है बच्चों। फ़ायदा क्या है समझ लो। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क CBSE, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर IIT, JEE, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर पढ़िए अब कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे JB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। पिछले सालों में क्या होता रहा है, जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, बच्चों को 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर थ्योरी में मिल गया। अब बेचारे फेल हो गए। 23 कम से कम लाना है 70 के पेपर में, और 27 लाना है 80 वाले पेपर में। अब प्रॉब्लम ये थी कि उतना आया ही नहीं। किसी बच्चे को तो 19 मिला, 22 मिला, 1-2 नंबर से बच्चे फेल हो गए। खैर, किसी के 2 नंबर आए हैं, कैसे पॉसिबल है? अब चूंकि आए हैं तो पॉसिबल था, तभी तो आए। 2 नंबर का बच्चा करके आया, क्या करके आया, क्या लिख करके आया, तो उसकी कॉपी दे करके पता चलेगी। लेकिन 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर भी मिला है, और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े रहे हैं। कंपार्टमेंट की मैं तैयारी करवाता हूँ तो उस वजह से मुझे जानकारी है, मैंने मार्कशीट देखी है बच्चों की, मैं भी खुद भी मैंने कॉपी चेक की है, तो मुझे भी पता है कि कुछ बच्चे ऐसा खराब लिख करके आते भी हैं कि उनको नंबर दें कहाँ से, यही नहीं समझ में आता है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ है कि आप 2 नंबर, 3 नंबर का करके आते थे। जो नया एग्ज़ाम फॉर्मेट बना है वो आपके लिए इस मामले में वरदान लेकर के आया है, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर के आया है। क्या अवसर लेकर के आया है? आपकी पढ़ाई नहीं हुई, कॉन्फिडेंस डाउन है, नहीं पढ़ पाए, क्वेश्चन पेपर नहीं समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लिया आप गए, आपने क्वेश्चन पेपर देखा और एकदम ब्लैंक, कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपने उठाया और देखा, भैया इसको खोला कि ये क्वेश्चन पेपर है, और इसको पलट के देखा, पन्ना पलट के, और इसमें कुछ समझ में ही नहीं आया। अब नहीं समझ में आया, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है, टफ लग रहा है, तब भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो फेल नहीं होगे मेरे दोस्त। क्यों नहीं फेल होगे?
देखो, अगर मान लेते हैं 70 का पेपर आया, 70 क्वेश्चंस आए पेपर में, और अगर आप ढंग से देखोगे ना, भले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो जो 70 का पेपर होगा कम से कम 20% क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। सीबीएसई में या आईएससी में 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हलवा टाइप के होते हैं। तो ऐसे इसमें भी क्वेश्चंस होंगे जो 1 वर्ड वाले होंगे, 2 वर्ड वाले होंगे। आप देखोगे तो पता चल जाएगा इसका आंसर तो यही है। ये आपको याद आएगा यार, 20% तो याद आएगा ही, मैं कंफर्म जानता हूँ। नहीं 20% आएगा, 10% आएगा। चलो 70 में से 10% क्वेश्चंस आपने कर दिए, 7 क्वेश्चन आपने टिक लगा दिया जो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में आता था। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कन्फ्यूजन था कि ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, उसमें से चारों में आपने बी भी लगा दिया, तो चारों में से कम संभावना है 1 या 2 सही हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपने कर लिया। चलो ठीक है, आपने 15 में से 9 क्वेश्चन मार दिया, या 10 में से 10 क्वेश्चन में किया आपने, और 10 क्वेश्चन में से या 12 क्वेश्चन में से आपके 8 क्वेश्चन सही हो गए। अब बाकी बच रहे हैं आपके 58। अब 58 में समझो इस बात को, सभी क्वेश्चंस का आंसर तो ऐसा होगा नहीं कि भाई अब सभी क्वेश्चन का आंसर ए ही हो या सभी क्वेश्चन का आंसर बी ही हो, सबका सी हो, सबका डी हो। अगर आपको कुछ नहीं आता और आपने उठाया और बी या सी वाले को गोला मार दिया, नॉर्मली बच्चे ए वाले को नहीं मारते, बी वाले को भी नहीं मारते, बी या सी में ज़्यादा संभावना होती है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तुक्का मारने की रणनीति पर हमारा एक वीडियो देख लीजिएगा, हमने बताया था कि अगर आपको तुक्का मारना है तो कैसे मारिए। तो बी या सी वाले में अगर आपने बी भर दिया 58, तो भैया देखो एक बैलेंस पेपर बनता है, सब में ना तो ये सही होता है, ना सब में बी, ना सब में सी। अब अगर आपने 60 का मान लेते हैं, 60 में से 25% ही अगर सही गया, तो 60 में से 15 क्वेश्चन तो आपका ये सही चला गया। समझो मेरी इस बात को, 60 क्वेश्चन आपने किया और 60 में सब में बी लगा दिया, तो 4 ऑप्शन है, अब 4 में से कोई एक सही होगा। तो यानी कि अगर 4 क्वेश्चन में आप बी लगाएंगे तो या सी लगाएंगे तो उसमें से कोई एक तो सही होगा, चारों में से कोई एक का सी होगा, हो सकता है 2 का हो सकता है 3 का भी हो। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से सबका सी ना हो, किसी का ए हो, किसी का 2 का बी हो, एक का डी हो जाए। लेकिन जब 60 क्वेश्चन पे आप बी या सी लगाएंगे तो 10-15 क्वेश्चन के करीब या 15-17 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बी या सी वाले होते हैं। और हर एग्जाम में एनालिसिस है कि 25% क्वेश्चन बी या सी वाले होते हैं हर जगह। तो अगर आपने भर दिया तो 15 क्वेश्चन आपके उधर हो गए, 8 क्वेश्चन इधर थे, 23 क्वेश्चन हो गए। और यार ऐसा नहीं है, जब आप बैठोगे अगल बगल में बच्चे रहेंगे, आपके खुद के टीचर रहेंगे, तो कितने राजा हरिश्चंद्र हैं लोग, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो कमेंट में मुझे बताना कि सर आप कहना क्या चाह रहे थे। अगर लोग गए हैं तो यार 2-4 क्वेश्चन तो इधर उधर चल ही जाएगा मेरे भाई। उस जगह पे बच्चे मार देते हैं जहाँ पे एकदम इधर उधर गर्दन हिलाने की गुंजाइश नहीं होती, वहाँ भी बच्चे 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मार देते हैं। ऐसे वैसे ये करना गलत है और ये करना नहीं चाहिए आपको, लेकिन ये होगा, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे। और अगर आप नहीं भी कर रहे हो और 2 बच्चे आपस में कर रहे हैं, तो अगर उनका आपने सुन भी लिया ना, तो भी उसका लाभ आपको मिल जाएगा। विश्वास करना न करना आप पर डिपेंड करता है। वैसे अपने पे कॉन्फिडेंस है तो अपनी बात मानिए, किसी के कहे सुने के हिसाब से क्वेश्चन पे टिक मत लगाइए। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे फेल कम होंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब सीबीएसई या कोई भी आईएससी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर डिज़ाइन करेगी तो पेपर कैलकुलेटिव कम होगा। जिन बच्चों को कैलकुलेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल से ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन बच्चों को प्रॉब्लम कम होगी। समझो इस बात को, उन बच्चों को प्रॉब्लम कम होगी। और कैलकुलेटिव अगर होगा भी तो इतना कम कैलकुलेशन होगा उसमें कि आसानी से आप लगा सकते हो। तो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते थे वो ईजी हो जाएंगे। जो डेरिवेशन आता था फिजिक्स में, फिजिक्स वाले अगर हो तो एक लाइक कर देना इसी बात पे, क्योंकि आपके काम की बात बोलने जा रहा हूँ। और कमेंट करके भी बताना कि क्या ये काम की बात है कि नहीं। तो जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं जिनमें डेरिवेशन ढेर सारा आता था, प्रूव दैट सच 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 सच, इसको प्रूव करो, इनका नियम उनका नियम, ये वो दुनिया भर का थ्योरम, दुनिया भर के लॉज उसमें भैया प्रूव करने होते हैं। तो यार जितना फिजिक्स ने रुलाया है हम लोगों को, मतलब स्पेशली भाई मुझे तो रुलाया है 12th में, तो यार सबको मुझे लगता है सभी बच्चों को प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो होती होगी। बहुत सारे ब्रिलियंट भी हैं जो यहाँ पे होंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं तो भी लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि प्रॉब्लम नहीं सर फिजिक्स में जो डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन आते थे भैया, उससे निजात मिल गई आपको। 1 नंबर में डेरिवेशन तो करवाएगा नहीं कि इतना लाइन लिखवाए, जब OMR में आपको भरना है तो डेरिवेशन से आपको भैया पूर्णतः छुट्टी मिल गई। और फिजिक्स में ज़्यादातर बच्चों को डर लगता था डेरिवेशन से, और डेरिवेशन में पत्ता साफ हो जाता था। केमिस्ट्री की बात करें, कई सारे स्टेप्स में आपको रिएक्शन लिखना होता था, ये फिगर बनाओ वो फिगर बनाओ। बायोलॉजी में परेशान हो जाते थे बच्चे, इसका लेबलिंग करो उसका लेबलिंग करो, ये वो दुनिया भर की नौटंकी होती थी। इससे निजात मिला कि नहीं मिला?
अब अगर मिला भैया तो पेपर इजी हुआ कि नहीं हुआ? क्यों डर रहे हो मेरे बच्चों? पेपर इजी आएगा। जो क्वेश्चंस केस स्टडी पे आते थे उन क्वेश्चंस में भी अब आपको कमी हो जाएगी। जहाँ पर एस्से लिखना है, बड़ा सा लेटर लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में, यार उन सारी चीज़ों से तो मुक्ति मिल गई मेरे भाई। अकाउंटेंसी में इतना इतना बड़ा आता था, पता चला आपका 7वां स्टेप गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन बेकार चला गया। इकोनॉमिक्स देख लो, जो पेपर टफ आते थे ना उन सबको अब इजी होना पड़ेगा, और अगर वो इजी हो रहे तो आप ही के लिए तो हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो बच्चों यही है कि आपके मार्क्स सुधर जाएंगे। यार नुकसान भी एक है, नुकसान छोटा सा है लेकिन है काम का। जो बच्चे ब्रिलियंट थे ना, जो 100 में 100 पाते थे, कभी कभी जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब उसमें उन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, 2 स्टेप मिस कर दिया। एग्जामिनर को लगता था ना यार इतना सारा क्वेश्चन इसने सही किया, 2 स्टेप 1 स्टेप मिस किया, चलो इसको दे देते हैं यार, बहुत बढ़िया लिखा, हैंड राइटिंग अच्छी है, कॉन्सेप्ट इसका अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, दे देते हैं, फुल मार्क्स मिल गए। यहाँ तो मेरे भाई जो लिखोगे अगर सही तो सही, गलत तो गलत। अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो हो सकता है नंबर आपको मिल जाए, लेकिन आपने वर्ड ही गलत लिख दिया तो प्रॉब्लम है ना। बर्नौली आपको लिखना है, बर्नौली की स्पेलिंग नहीं आई, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया आपने। कैपलर लिखना है, नहीं लिख पाए, नंबर मिल जाएगा, लेकिन कैपलर लिखना है, जॉन स्मिथ लिख के आओगे तो भाई नंबर तो कटेगा। तो यहाँ या तो मिलेगा या तो कटेगा। सबसे बड़ी और एक ही प्रॉब्लम इसकी है कि अगर आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो जो बच्चे टॉपर थे उनका नुकसान इसमें हो सकता है, लेकिन जो टॉपर थे यार, जो पढ़ने वाले थे, वो पढ़ के भी तो जाएंगे, और चूंकि पेपर इजी होगा तब तो फोड़ के आएंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने गलती कर दी गोला भरने में, किसी आंसर को, जैसे अभी आप लोगों को प्रैक्टिस तो इस बात की होगी नहीं, कंपटीशन आपने दिया नहीं है, किसी कॉलम का आंसर किसी दूसरे कॉलम में भर दिया, तो यहाँ यार सीबीएसई वाले बख्शने वाले नहीं हैं, उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बड़े ही सावधानी से आपको ये काम करना होगा, जिसका जो आंसर है उसी के सामने लिखना है। चूँकि इसकी प्रैक्टिस नहीं है आपको, अब आप ये भी कंफ्यूज रहोगे कि सर पहले इसको टिक लगा लें, एक साथ में गोला भरें, तो मेरा, या हम पहले एक करें फिर गोला भरें, इसमें भी टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत आएगी आपको। तो टाइम मैनेजमेंट का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आपको आदत नहीं है तो बड़ा आसान। तो इसीलिए मेरा सुझाव है कि 5 क्वेश्चन करना, ये मान लेना है कि जैसे 5 क्वेश्चन करेंगे 5 गोला बना देंगे, तो 5 गोला बनाते टाइम कम से कम आपको 30 सेकंड लगेगा, 6 सेकंड 7 सेकंड एक गोला बनाने में लगेगा, या एक आंसर लिखने में, 6 आंसर लिखने में 1 मिनट मान करके चलो कि 1 मिनट का टाइम आपको लगेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपकी शुरू में होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं या आपका नुकसान हो सकता है। आप किसी और का आंसर किसी और में लिख करके आओ। तो 2 मेजर इसके नुकसान हैं। बाकी इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि पेपर इजी हो जाएगा। जो लेंदी चीज़ें आती थी, जो आपको परेशान करती थी, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं ना, जो एग्ज़ाम में गए, पेपर देखा, आता था, लेकिन पेपर देखते ही सारा यार ब्लैंक हो गया, कहाँ से शुरू करें पता ही नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि 6-7 क्वेश्चन जो टफ वाले उन्होंने देख लिए ना, उन्होंने इजी वालों को भी वॉश कर दिया, धो दिया। और सबसे ज़्यादा नुकसान यही होता है मेरे दोस्त। ये वाली चीज़ अब की आपके साथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। तो खूब मन लगा करके पढ़ाई करो। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में तो हमें कमेंट करके बताओ। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और यार अगर अच्छा लगा हो, अगर आप मुझे जेन्युइन मानते हो, मेरे चैनल को जेन्युइन मानते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को रिकमेंड करोगे, लोगों से सब्सक्राइब करने को बोलोगे, लोगों को बताओगे इसके बारे में, इसे लाइक और शेयर करोगे। आपके बहुत अच्छे भविष्य के लिए, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स।